जी नमस्कार। मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम कुछ करेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ सारे पॉइंट्स जो करेंट में है, जो सुर्खियों में है, जो चर्चित है, उनका डिस्कशन करेंगे। साथ साथ उसका स्टैटिक भी हम लोग लेके चलेंगे ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। जी हाँ, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट लिया जाता है। यहाँ आप क्लास को विजिट कीजिए, इसको पढ़िए। आप पढ़ने के उपरांत आप जो है टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ले पाएंगे। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, वन बाय वन करके आज डिस्कस करेंगे कुछ करेंट पॉइंट्स को। चलिए, आज का पहला पॉइंट है स्पुतनिक 5। जी हाँ, स्पुतनिक 5 क्या है, इन्हें समझते हैं। स्पुतनिक 5 ये रूस द्वारा कोविड-19 बीमारी के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है ना, जो कि कोविड-19 की बीमारी के लिए वैक्सीन पंजीकृत किया है। क्या किया है? वैक्सीन पंजीकृत किया है। किस लिए? कोविड-19 के लिए। तो याद रखिएगा, रूस जो है कोविड-19 है ना, कोविड-19 के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला है ना, वैक्सीन पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है रूस। और रूस ने इस वैक्सीन का नाम रखा है कोविड नहीं, स्पुतनिक 5। क्या रखा है? स्पुतनिक 5 इसका नाम रखा है। और स्पुतनिक 5 इसलिए रखा है, स्पुतनिक 5 रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। क्या था? रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था, है ना। रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह क्या था? स्पुतनिक 5। और रूस ने जो वैक्सीन लॉन्च किया है उसका भी नाम रखा है स्पुतनिक 5। अब मैं बात करता हूँ रूस का। तो रूस तो जानते होंगे आप, रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को। और मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। और किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश का देश है। रूस जो है यूरोप महादेश का देश है। साथ ही साथ रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। यदि क्षेत्रफल में बात करें तो रूस जो है सबसे बड़ा देश है नहीं। और इसके संबंधित और भी इसमें क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों देशों को क्रम से लगाया, या इन चारों में बड़ा कौन है जो जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। चलिए उसे देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, है ना। एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रूस से बनेगा रूस, है ना। और क से बनेगा कनाडा, च से बनेगा चीन, है ना। चीन तो लिखा गया, रुक चीन तो चीन तो लिखा गया है। अब, है ना, अमेरिका, है ना। रुक चीन अब अमेरिका। अमेरिका के बाद होगा ब्राजील। क्या होगा? ब्राजील, है ना। और उसके बाद होगा ऑस्ट्रेलिया। है ना। फिर आएगा भारत। और 8वां देश होता है अर्जेंटीना, है ना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन आता है। कैसे कहेगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए कि 8वां देश कौन है? अर्जेंटीना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अर्जेंटीना है नहीं। 7वां क्या है? भारत है नहीं। याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत। इससे आपको क्लियर रहेगा कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा, इनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? रूस की यदि बात करें तो रूस में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी ने रिपोर्ट जारी की थी और उसके अनुसार रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश है। रूस के पास क्या है? सबसे ज्यादा, रूस के पास सबसे ज्यादा, है ना, परमाणु हथियार वाला देश, है ना। परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है? तो रूस है। सिपरी के अनुसार से कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। साथ ही साथ रूस ने ही तैरता परमाणु घर, कहाँ है? रूस ने ही लॉन्च किया है तैरता परमाणु घर।
क्लियर है? तो हर चीज को समझते चलेंगे। रूस अभी चर्चा में आने का वजह क्या हुआ कि इन्होंने अभी रूस ने क्या किया, कोविड-19 के लिए, कोविड-19 की बीमारी के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है रूस, है ना। रूस की राजधानी होगी मॉस्को, मुद्रा का नाम होगा रूबल। किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश का। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, है ना। और रूस जो है सिकुड़ी की रिपोर्ट के अनुसार रूस सबसे बड़ा ज्यादा जो है परमाणु हथियार रखने वाला देश है। क्लियर है? रूस में एक स्थान फेवरेट है, रेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर क्या है? जो क्रेमलिन में स्थित है। क्रेमलिन कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? क्रेमलिन में स्थित है। क्रेमलिन जहाँ की लेनिन का समाधि स्थल है। क्रेमलिन क्या है? जहाँ की लेनिन का समाधि है। लेनिन का समाधि स्थल है क्रेमलिन, है ना। और यहीं पर क्या स्थित है? रेड स्क्वायर, जो कि बहुत ही फेवरेट है, कई बार पूछा गया है। रेड स्क्वायर रूस की किस जगह स्थित है? तो कहिएगा क्रेमलिन। क्लियर है ना? क्या कहिएगा? क्रेमलिन कहिएगा। रूस का जो है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? क्रेमलिन रूस में स्थित है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट को आपने अच्छी तरीका से समझा। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की, यानी टपक सिंचाई या फिर बूंद सिंचाई क्या है उसे समझते हैं। चलिए देखते हैं। टपक सिंचाई का नाम सुने होंगे आप लोग। टपक सिंचाई जो बूंद बूंद के लिए बूंद बूंद करके जो है प्लांट में पानी दिया जाता है, नहीं, उसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 टपक सिंचाई। टपक सिंचाई, है ना। टपक सिंचाई या फिर बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई या फिर बूंद सिंचाई। अब इसे समझते हैं कि ये क्या है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का आपने नाम सुना होगा। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। किसके द्वारा? ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा, है ना। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा नहीं, क्या किया जाता है कि प्लांट की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी टपकाया जाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? बूंद बूंद सिंचाई या फिर टपक सिंचाई कहा जाता है। समझे? तो जो ये टपक सिंचाई है, जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है, ड्रिप सिंचाई पद्धति है, इसका खोज इजराइल में मानी जाती है। इजराइल में ही इसका खोज हुआ था। याद रखिएगा, इस सिंचाई पद्धति की खोज कहाँ हुई थी? इजराइल में, है ना। कहाँ हुई थी? इजराइल में हुई थी। नहीं, इजराइल का राजधानी जेरूसलम, जानते हैं आप, ईसा मसीह यहीं से थे, इजराइल से। तो इजराइल का राजधानी जेरूसलम होता है। इजराइल में ही क्या किया गया है? ड्रिप सिंचाई पद्धति की खोज हुई थी वहीं से। ठीक है। तो जो ड्रिप सिंचाई पद्धति होता है, जो टपक सिंचाई होता है ना, ये इम्पोर्टेंस क्यों है इसे जानते हैं कि ये क्यों जो है इतना इम्पोर्टेंट हुआ। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति में इसके कारण वृक्ष में, इसके कारण जो वृक्ष जहाँ मृदा में लगे हुए थे, तो मृदा में क्या होता है कि लवणीकरण और खरपतवार की समस्या को उत्पन्न नहीं करते। बात समझे? कि लवणीकरण भी नहीं और खरपतवार की समस्या। खरपतवार हुआ जो प्लांट आप उगा रहे हैं उसके साथ अन्य पौधे का उग जाना, तो उसकी भी समस्या नहीं होती, वह भी समस्या नहीं रहती है। साथ ही साथ मृदा के अपरदन में भी कमी आती है ड्रिप सिंचाई पद्धति के दौरान। क्या होता है कि मृदा के भी अपरदन में कमी आती है। बहुत अच्छा है। मृदा के अपरदन में भी कमी आती है ना। अपरदन में कमी आती है, नहीं, किस पद्धति में? ड्रिप सिंचाई पद्धति में। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का ही नया नाम टपक सिंचाई या फिर बूंद सिंचाई यह पद्धति कहा जाता है। क्लियर है? एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से समझिएगा। रेल संग्रहालय। जी हाँ, रेल संग्रहालय का अभी नाम सुना होगा आपने, रेल म्यूजियम। अभी हाल ही में कर्नाटक की जो है एक जिला है, हुबली जिला, कर्नाटक में, वहीं पर रेल संग्रहालय स्टार्ट किया गया है। रेल म्यूजियम का प्रारंभ किया गया है। रेल संग्रहालय, ध्यान से देखिएगा। रेल संग्रहालय क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। रेल संग्रहालय, जी हाँ, रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में, कहाँ? कर्नाटक के हुबली में, है ना। कर्नाटक के हुबली में, कहाँ? हुबली में रेल संग्रहालय स्टार्ट किया गया है। रेल संग्रहालय की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है कि कर्नाटक के जो है हुबली में रेल संग्रहालय बनाया जाएगा। क्लियर है? कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक के हुबली में।
संग्रहालय को जो कलाकृति है, संग्रहालय की जो कलाकृति है उसे 3 खंडों में बांटा गया है। याद रखिएगा, इसके कलाकृतियों को 3 संग्रहालय में, इसको याद रखिएगा, कलाकृतियों को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 3 खंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि भाई कितने खंडों में इसके कलाकृति को बांटा गया है? कहिएगा 3 खंडों में इसके कलाकृतियों को बांटा गया है, जो कि होगा माल प्रवाह, घाट प्रवाह और आउटडोर सेक्शन में व्यवस्थित किया गया है। क्लियर है? माल प्रवाह और आउटडोर सेक्शन में व्यवस्थित किया गया है। कर्नाटक की यदि बात करें, ध्यान से देखिएगा, कर्नाटक की यदि बात करें तो कर्नाटक के हाई कोर्ट स्थापित हुआ 1884 में। कर्नाटक के जो हाईकोर्ट बना 1884 में, इसका मूल स्थान पड़ता है बेंगलोर में, है ना? कहाँ पड़ता है? बेंगलोर में पड़ता है। यदि इसकी राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सदस्य संख्या है 12, लोकसभा सदस्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर 28 है, विधानसभा सदस्य संख्या बात करें तो 224 है, और यदि विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद बिहार और कर्नाटक दोनों में कितना है? 75 है। दोनों में कितना है? विधान परिषद बिहार और कर्नाटक दोनों में 75 है। साथ ही साथ केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथ ही साथ मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ है? मंगलोर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलोर में पड़ता है, यह भी कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। क्लियर है? यानी कर्नाटक में कितना? 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कर्नाटक में। तो क्लियर है? तो कर्नाटक को आपने समझा। कर्नाटक चर्चा में क्यों आया? कर्नाटक के हाल ही में हुबली में रेल संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में रेल संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया है। क्लियर है? अब मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 4 पर। अगला जो पॉइंट है वो देखिए क्या है। इंडोनेशिया का नाम सुना होगा आपने। मैंने बार बार कहता हूँ कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट अभी हाल ही में हुआ है ना? ज्वालामुखी विस्फोट। तो किस ज्वालामुखी में ऐसा विस्फोट हुआ है? तो माउंट सिनाउंग ज्वालामुखी। याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 4, माउंट सिनाउंग ज्वालामुखी, है ना? माउंट सिनाउंग ज्वालामुखी। तो माउंट सिनाउंग ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, हाल ही में वहां पर क्या देखा गया है? विस्फोट देखा गया है, जो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, है ना? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है कौन? माउंट सिनाउंग ज्वालामुखी, जहां हाल ही में विस्फोट देखा गया है। इससे पहले विस्फोट वहां 2014-16 में आया था, लेकिन इस बार जो है माउंट सिनाउंग ज्वालामुखी में भी विस्फोट देखा गया है, जो पड़ता है इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर। क्लियर है? एकदम याद रखिएगा, अच्छी तरीका से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 5 की। इंडोनेशिया तो आप लोग जानते होंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा का नाम रुपया है। नहीं, मुद्रा का नाम भी रुपया है। पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 है इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना आपने पढ़ा होगा। इंदिरा वन मितान योजना, देखिए, इंदिरा वन मितान योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ से। किससे है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ किया है, और इनका जो उद्देश्य है वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से यह स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा? तो वनवासी, जो वनवासी है उन्हें क्या करना? वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना, इसका मेन उद्देश्य है। वनवासियों को आत्मनिर्भर, है ना? वनवासियों को क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना, है ना? इसका निर्माण, किसका जो उद्देश्य है?
इंदिरा वन मितान योजना का उद्देश्य है, जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है इंदिरा वन मितान योजना का हाल ही में प्रारंभ किया है, जो किससे संबंधित है, वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने से। क्लियर है, वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। अब मैं बात करता हूँ नील बांध। नील बांध समझौता अभी हाल ही में हुआ है। देखिए इस पर विवाद चल रहा था, 3 देश इससे जुड़े हुए हैं, कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में लिया जाता है। यही विवाद के चलते जो विवाद से ये जुड़ा हुआ है उसी से, तो याद रखिएगा पॉइंट नंबर 6 में नील डैम डील यानी कि नील बांध समझौता। अब नील बांध जो है समझौता जो हुआ है, यह इसके साथ 3 देश जुड़े हुए हैं, मिस्र, इथोपिया और सूडान। सीधा सीधा इसका पूछेगा कि इसका संबंध किस देश से है, तो कहिएगा इसका संबंध है मिस्र, इथोपिया और सूडान, है ना, मिस्र, इथोपिया और सूडान। मिस्र की यदि बात करें, मिस्र की राजधानी तो आपको पता होगा कहाँ है, मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा। मिस्र का राजधानी है काहिरा, नहीं, और मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड, नहीं। इथोपिया की यदि बात करें तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, याद रखिएगा अदीस अबाबा, है ना, इथोपिया की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है इथोपिया के मुद्रा का नाम है बिर, याद रखिएगा क्या है, बिर है। यदि सूडान की बात करें, सूडान की राजधानी है खार्तूम है ना, और मुद्रा का नाम है पाउंड। अब ये तीनों देश क्यों चर्चा में है, इस चर्चा में आने का वजह क्या है, नील डैम समझौता यानी नील बांध समझौता। इसका वजह होने का कारण है कि जो है मिस्र और सूडान यहाँ पर चिंता में है। मिस्र और सूडान में चिंता का वजह क्या है कि यहाँ पर चिंता की वजह है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। मैंने कौन सा बांध बना, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। ये डैम जो है इथोपिया के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, इस वजह से मिस्र और सूडान क्या हो गया, क्या कहते हैं, ये दोनों मिस्र और सूडान ये दोनों क्या हो गया, चिंता का विषय बन गया जब इथोपिया के द्वारा ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम बनाया जा रहा है। तो इस बांध का जो निर्माण है सूडान की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर ब्लू नील नदी पर बनाया जा रहा है। यह जो बांध है ना, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम कौन बना रहा है, इथोपिया के द्वारा बनाया जा रहा है। नाम से ही पता चल रहा है कौन बना रहा है, इथोपिया के द्वारा। किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ब्लू नील नदी पर बनाया जा रहा है। और ये ब्लू नील नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा ब्लू नील नदी किसकी सहायक नदी है, ये नील नदी की सहायक नदी है ना। नील नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक माना जाता है ब्लू नील नदी। यहाँ पर इथोपिया के द्वारा ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम बनाया गया, इस वजह से मिस्र और सूडान क्या हो गए, जो है गंभीर चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए कि यदि डैम बना दिया जाएगा तो फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से ये तीनों देश ने मिल करके एक समझौता ज्ञापन बनाया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है। वजह क्या है कि अफ्रीका महादेश के मिस्र के अलावे लगभग 10 देशों से होकर 10 देशों की सीमाओं को छूती हुई नील नदी बहती है। क्लियर है, कहाँ से 10 देशों को छूती हुई नील नदी बहती है। और इसका चर्चा में होने का बस एक ही वजह है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। तो याद रखिएगा ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम जो कि ब्लू नील नदी पर बनाया जा रहा है इथोपिया के द्वारा। हाँ, इस तीनों का संबंध है 3 देश मिस्र, इथोपिया और सूडान, तीनों मिला हुआ है। ये तीनों मिल करके इस पर समझौता कर रहे हैं। क्लियर है, तो नील डैम डील क्लियर हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट अभी हाल ही का घटना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको पता होगा पॉइंट नंबर 7 का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई प्रकार का बनेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो हाल ही में मनाया गया 12 अगस्त को, नहीं, एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, फंसिएगा नहीं। एक होता है राष्ट्रीय
युवा दिवस और ये राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। साथ ही साथ अभी हाल ही में हाथी दिवस, याद रखिएगा, है ना, हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया गया। हाथी दिवस, है ना, कब, 12 अगस्त को, नहीं, हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया, यानी कि हाथियों की जागरूकता, हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथी दिवस भी 12 अगस्त को। नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि बताइए कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके राजकीय पशु हाथी हैं। जैसे केरल का है, याद रखिएगा, केरल का है, कर्नाटक का है ना, और झारखंड का है ना, जहाँ की राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है। तो याद रखिएगा, केरल, कर्नाटक और झारखंड जिसकी राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है। तो याद रखिएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त क्लियर, हाथी दिवस भी 12 अगस्त क्लियर, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट, फीफा 2022। देखिए 22वां जो फीफा खेल होना है 2022 में, वो कहाँ होना है, इसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, फीफा, देखिए 22वां फीफा, है ना, 2022 में जो होगा, है ना, 22वां जो फीफा विश्व कप होना है 2022 में, वो कहाँ होना है, ये होना है कतर में। कहाँ होना है, कतर में। अब कतर की राजधानी कहाँ होता है, दोहा। मुद्रा का नाम क्या है, रियाल, याद रखिएगा, मुद्रा का नाम है रियाल। तो कतर में 22वां फीफा 2022 का आयोजन कहाँ होना है, तो कतर में होना है। क्लियर है। फीफा की यदि बात करें तो फीफा की स्थापना, है ना, फीफा यानी कि फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, नहीं, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 को हुआ था। कब हुआ था, याद रखिएगा, 21 मई 1904 को, है ना, ये इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का स्थापना हुआ, जिसका हेड क्वार्टर पड़ता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, है ना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है फीफा का, है ना। ये फीफा जो 22वां फीफा का होना है, 22वां संस्करण होना है 2022 में, वो कहाँ होना है, कतर में होना है। कहाँ होना है, कतर में होना है। यदि मैं बात करूं फुटबॉल के जन्म का, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ है, फुटबॉल का जन्म, बताइए, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है फुटबॉल का जन्म। नहीं, फुटबॉल कहाँ विकसित हुआ है, इंग्लैंड में। और साथ ही साथ विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या था, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। क्या नाम था, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब, विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, है ना, शेफील्ड फुटबॉल क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब नाम था। नहीं, जो गठन कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में ही गठन हुआ था विश्व का पहला फुटबॉल क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। साथ ही साथ भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा, डलहौजी क्लब था। भारत का यदि पूछेगा, भारत का पूछेगा, कहेंगे डलहौजी क्लब। क्या कहेंगे, डलहौजी क्लब था, है ना, डलहौजी क्लब। तो भारत का कहेगा तो डलहौजी क्लब कहेंगे, विश्व का कहेगा शेफील्ड फुटबॉल क्लब कहेंगे, जिसका गठन इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। 22वां संस्करण जो होना है फीफा का 2022 में कहाँ होना है, कतर में होना है। कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। तो फीफा का यानी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को, जहाँ हेड क्वार्टर पड़ता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का ये फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्दावली है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे फुल बैक, हाफ बैक। देखिए फुल बैक, हाफ बैक, यानी दोनों, फुल और हाफ दोनों किससे है, फुटबॉल से रिलेशन रखता है। स्ट्राइकर, स्ट्राइकर हो गया, सेंटर हो गया, पेनाल्टी, पेनाल्टी भी लगता है इसी में। किक, फ्री किक, किक भी मारा जाता है पैर से, नहीं फुटबॉल में किक, तो फ्री किक हुआ, किक हुआ। रेफरी, जैसे जिस प्रकार से
क्रिकेट में एम्पायर होता है, उसी तरह से फुटबॉल में रेफरी होते हैं, रेफरी भी उसी से होगा। टाई ब्रेकर, हैंडबॉल, स्वीपर, ये सब के सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर है? यानी हैंडबॉल, स्वीपर, किक, फ्री किक, पेनाल्टी, सेंटर, है ना, स्ट्राइकर, फुल बैक, हाफ बैक, है ना, रेफरी, टाई ब्रेकर, ये सब के सब किससे है? तो फुटबॉल से है। क्लियर हुआ? तो फुटबॉल को आपने समझा। फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था फीफा हो गया। नहीं, जिस प्रकार से क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था विश्व में आईसीसी, भारत में बीसीसीआई, तो उसी तरह से फीफा का सर्वोच्च फुटबॉल को ऑर्गेनाइज कौन कराती है? तो फीफा कराती है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। हेडक्वार्टर पड़ता है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कहेगा सेफरिड फुटबॉल क्लब हुआ था, जिसका गठन हुआ था इंग्लैंड में। भारत का पहला फुटबॉल क्लब हुआ डलहौजी क्लब। क्लियर है? और फुटबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड से माना जाता है। तो आशा करते हैं कि ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे फिर कुछ नए क्लास में कुछ धमाकेदार पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।